नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीके बाई विनोद सर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आहार सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता है? आहार सभ्यता। इससे पहले हम कालीबंगा के संबंध में एक वीडियो जारी कर चुके हैं। आज आहार सभ्यता है, इसके बाद फिर बैराट सभ्यता आपके सामने पेश की जाएगी और उसके बाद में फिर गणेश्वर सभ्यता और एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो अन्य सभ्यताएँ दी गई हैं उन सभी सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। आहार जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में देखिए थोड़ा सा कि सबसे पहले हमें इसकी स्थिति के बारे में जानना है। खोज से संबंधित कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानना है। उत्खनन किसने करवाया था इसके बारे में जानना है। पुनः उत्खनन किस तरह हुआ है इसके बारे में जानना है और इसकी विशेषताओं के बारे में। बहुत अच्छा वीडियो है, आप वीडियो के अंत तक आएंगे, निश्चित रूप से आपको सारा समझ में आएगा। तो देखिए जो इसकी स्थिति क्या है कि ये उदयपुर ज़िले के अघाटपुरा गांव में स्थित है। ये सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ये अघाटपुरा गांव में स्थित है उदयपुर के, और ये आयड या बेडच नदी के किनारे स्थित है। और इसका आयड या बेडच नदी का मैं फुली चित्र बना के अभी दिखाने वाला हूँ नीचे के स्क्रैप में। तो देखिए जो इसकी खोज है वो 1953 को अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। और उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया था। और अगर इसके पुनः उत्खनन की बात कर लेते हैं तो पुनः उत्खनन किया गया था 1961-62 में एच.डी. सांखलिया और वी.एन. मिश्र। तो एच.डी. सांखलिया यानी हसमुख देशमुख सांखलिया, वी.एन. मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और देख लीजिए एक बार थोड़ा सा फुल डिटेल में जो ये नदी है और इस नदी के संबंध में किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए अगर एक बार इसे थोड़ा देखें, मैप है और मैप में मैंने इसमें 3-4 डिस्ट्रिक्ट शो किए हैं। इन डिस्ट्रिक्टों में ये यहाँ से जो यहाँ तक है ये है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद में इसमें एक और डिस्ट्रिक्ट है जो जान लेते हैं। ये है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद के बाद में यहाँ पर एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। और भीलवाड़ा के नीचे एक और डिस्ट्रिक्ट है और इसके बारे में देखिए आप थोड़ा सा। तो ये वाला जो है ये है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ है। तो कुल मिलाकर इसे अच्छे से समझें तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपको समझ में आए तो अब देखिए आप जो ये आयड जो नदी है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप ये देख पा रहे हैं जो ये वाला है ये एक पहाड़ी है। क्या है ये पहाड़ी है। और यहाँ पर जो है गोगुंदा की पहाड़ी है। ये कौन सी पहाड़ी है? गोगुंदा की पहाड़ी है। और गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी जिसका उद्गम होता है उसका नाम है आयड। कौन सी नदी है? आयड नदी है। और आयड नदी जैसे ही आयड नदी है और आयड नदी जैसे ही यहाँ पर एक झील है उदय सागर झील, उदयपुर के अंदर ही उदय सागर झील है। उससे पूर्व जहाँ ये रेड कलर का जो बिंदु रखा हुआ ये वाला, ये यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई है। यानी उदय सागर झील में गिरने से पहले यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम है आहाड़ सभ्यता। क्या नाम है? आहाड़ सभ्यता। और ये उदयपुर में स्थित है। साफ दिख रहा है आप लोगों को चित्र के माध्यम से कि आहाड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है और ये उदय सागर झील से पूर्व में ही स्थित है मैक्सिमम। तो हमें जानना क्या है, ये देखिए अब ये नदी आगे चल करके, ये नदी जैसे ही आगे चल करके और उसमें गिरती है, देखिए यहाँ से आगे जा करके ये नदी और इस उदय सागर झील में गिरने के बाद में इस नदी का नाम बदल जाता है और नाम कहलाता है बेडच नदी। तो इसलिए हम कह सकते हैं आयड और बेडच एक ही नाम है। और इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है जो आयड नदी है उसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है और आगे जैसे ही ये आघाटपुरा नामक गांव में इस पर एक सभ्यता पनपी जिसका नाम है आहाड़ सभ्यता। और जैसे ही ये नदी आगे बढ़ी और उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम बदल करके क्या हो गया? बेडच नदी। और ये नदी इस तरह से आगे बढ़ती चली गई और बढ़ने के बाद में यहाँ एक स्थान है बिगोद नामक एक स्थान है भीलवाड़ा के अंदर। और यहाँ पर 3 नदियाँ मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और उन त्रिवेणी संगम किस प्रकार बनता है तो पहले आप इसको जानिए थोड़ा सा। इधर भी एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है खमनोर की पहाड़ी। और आपको पता होगा खमनोर की पहाड़ी जो है ये है राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद में है। और यहीं से क्या है कि यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ जिसका नाम है बनास नदी को वशिष्ठी नदी, वर्णासा नदी अर्थात वन की आशा वाली नदी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये नदी आगे चल करके यहाँ पर बिगोंद नामक स्थान पर, कहाँ पर? बिगोंद नामक स्थान पर। और एक और नदी यहाँ से नीचे से आती है भीलवाड़ा से और उसका नाम है मैनाल। कौन सी नदी है? मैनाल नदी है। और इन तीनों नदियों को आगे चल के बिगोंद नामक स्थान पर क्या होता है? एक त्रिवेणी संगम होता है। और यहाँ पर एक मेला भरता है, सौरत मेला।
बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। और फागुन शुक्ल तृतीया को यहाँ मेला भरता है, सौरथ मेला भरता है। और आप देखेंगे तो ये नदी आगे जाकर के इस तरह से मिल जाती है और फिर बाद में ये बनास नदी है और आगे जाकर के चंबल में विलीन हो जाती है रामेश्वर नामक स्थान पर। तो देखिए देख पाए होंगे तो यही नदी है जो नदी क्या नाम है, जो आयर नदी है वही बेड़च नदी है। और ये किस संगम पर यानी इसकी ये किसकी सहायक नदी है, और ये बनास नदी की सहायक नदी है। इसलिए इस संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेपर में प्रश्न आता है, मैं इसका डिटेल से जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, देखिए यानी आहड़ सभ्यता के उपनाम देख लीजिए एक बार थोड़ा सा पहले। आहड़ सभ्यता है और इसके उपनाम देख लीजिए। जो ये आघाटपुरा सभ्यता कहा जाता है इसको, धूलकोट सभ्यता इसका स्थानीय नाम है, ये भी कई बार पेपर में आया है। और इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और इस संस्कृति को बेड़ संस्कृति, बना संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका रीजन मैंने आपको बताया अभी चित्र के माध्यम से। और आप लोग देख पाएंगे हसमुख देशमुख जो साखलियाँ हैं, जो HD साखलियाँ हैं, उन्होंने इसका नाम दिया है बेड़ा संस्कृति या बना संस्कृति। और अगर आप देखिए ताम्रवती नाम को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ताम्रवती नगरी, देखिए ताम्रवती जो नगरी है यहाँ पर तांबा गलने की बहुत मात्रा में भट्टियाँ प्राप्त हुई थी, इसलिए ये ताम्र नगरी कहलाती है। और एक और है ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी या ताम्रयुगीन सभ्यता किसे कहा जाता है, वो है गणेश्वर सभ्यता सीकर में जो है। इसमें ये डिफरेंस है, अंतर है, ध्यान रखना। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछ रहा है या ताम्रवती नगरी पूछ रहा है। और एक चीज़ और अच्छे समझ लेना, आहड़ सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला, जैसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, उसी प्रकार से आहड़ सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका जो कार्यकाल है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। ये भी प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो इसके नाम वगैरह आप लिख लेना कहीं नोटबुक में। देखिए अब देखिए आप इसकी प्रमुख विशेषताएं और विशेषताओं के संबंध में आप जानिए। देखिए प्रमुख विशेषताएं, ताम्र पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। किस तरह से? देखिए आहड़ सभ्यता के अंत में लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो गए थे, इसलिए इसे लोहयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये देखिए ये एक ग्रामीण बस्ती है। कैसी बस्ती है? ये एक ग्रामीण बस्ती थी। और यहाँ पर क्या है, जैसे कालीबंगा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, तो यहाँ पर क्या है, ये पितृसत्तात्मक है। कैसी है? पितृसत्तात्मक है। और यहाँ पर संयुक्त परिवार होने के प्रमाण मिले हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा वीडियो और अच्छे समझ में आएगा आपको, देखते रहना वीडियो को पूरा। देखिए अब संयुक्त परिवार के संबंध में आप यहाँ पे जानेंगे तो इसकी विशेषताओं में नंबर 1, मकान में 3 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। कितने हैं? 3 से 6 एक साथ चूल्हे प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर सामूहिक भोजन प्राप्त होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और संयुक्त जो परिवार की प्रणाली है उसे दर्शाता है। जो अगर संयुक्त परिवार रह रहा तो वहाँ पर वो क्या है, एक पत्र सत्तात्मक सभ्यता है। और चूल्हे पर मानव की हथेलियों के निशान भी यहाँ से प्राप्त हुए, ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो आप लोग आराम से इसे लिख सकते हैं। देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और आप बाद में लिख लेना। देखिए आहड़ सभ्यता में भवन निर्माण, आहड़ सभ्यता में जो भवन निर्माण है वो किस प्रकार का था, तो ये आपको जानना है। आहड़ सभ्यता में जो भवन निर्माण था, देखिए आहड़ सभ्यता में आयताकार भवनों का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था? आयताकार भवनों का निर्माण हुआ था। और आयताकार भवन इस प्रकार बने हुए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस भवन को, ये जो भवन है इस तरह से, और ये इसकी क्या है, छत है। ये क्या है, इसकी छत है। और जो ये छत है आप देख पा रहे होंगे, देखिए जो इसकी ये छत है ये वाली, और ये छत क्या है, बांस की बनी हुई थी। और इस पर मिट्टी का क्या किया गया था, लेप किया गया था। इस तरह से ये बांस की छत है और बांस की छतों पर क्या किया गया है, लेप किया गया है। किसका? मिट्टी का लेप किया गया है। यानी लकड़ी की छत है ये, बांस की लकड़ी की, और मिट्टी का इस पर क्या किया गया, लेप किया गया है। और ये मकान कैसे हैं? आयताकार मकान है। आयताकार मकान है, आप अच्छे से देख लेना इस मकान को, काफ़ी सुंदर मकान है। और ये जो इसके जो नीचे वाला जो फर्श है, ये वाला ये फर्श है, ये इसका जो फर्श है, ये इसमें क्या है, फर्श जो है वो एक इसमें एक शिष्ट पत्थर लगा हुआ है। किस प्रकार का? शिष्ट पत्थर। शिष्ट एक प्रकार पत्थर का प्रकार होता है, वो फर्श पर लगा हुआ है। जबकि आपको मैंने कालीबंगा सभ्यता में बताया था, यहाँ के मकानों में जो फर्श था वो प्रतिच्छेदी वृत्ताकार अलंकृत जो क्या नाम है फर्श पाए गए थे, अलंकृत फर्श पाए गए थे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या है, शिष्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। और ये इसका क्या है, दरवाजा है जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, कच्ची ईंट दीवार, जो दीवार है इसकी वो कच्ची ईंटों से बनाई गई हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे देखना है,
जो पेपर में लगातार आता है कि मकान के बाजू में ये एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते थे। जो ये गड्ढा दिख रहा है आपको, एक बहुत गहरा गड्ढा खोदते थे और इसमें छोटे छोटे मटके रख देते थे। क्या रख देते थे? मटके। देखिए ये इस तरह से क्या है, मटके हैं और ये मटके रख दिए गए हैं। इसमें क्या रख दिए गए हैं? मटके रख दिए गए हैं। और इन मटकों में के अंदर यानी मकान की छत का पानी और घर से आया हुआ पानी, जैसे इधर से आ रहा है पानी, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये पानी इधर से आया, इधर से घर के आंगन से और छतों से जो पानी आता था, और इसमें धीरे धीरे क्या है, ये पानी जमा हो जाता था। और ये जहाँ पे क्या है, जो मिट्टी के घड़े हैं, इन घड़ों में धीरे धीरे पानी भरा जाता था। इस प्रणाली को चक्रकूप प्रणाली कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? चक्रकूप प्रणाली कहा गया है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और जो कच्ची ईंटों के जो बने, तो ये जल निकासी की एक व्यवस्था थी। क्या थी? चक्रकूप जल निकासी की एक उत्तम व्यवस्था है जो आहड़ में प्राप्त हुई है। और एक चीज़ और देखेंगे तो जो मिट्टी के घड़े थे, इस विधि जहाँ ये पानी इकट्ठा किया जाता था, इस विधि को वैज्ञानिक विधि कहा गया है। क्या कहा गया है? वैज्ञानिक विधि। और इस वैज्ञानिक विधि का नाम दिया गया है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली इसको नाम दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चक्रकूप जल व्यवस्था कहाँ पाई गई है, तो इसे और इंग्लिश में क्या नाम दिया गया है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और आगे देखिए, बिना हत्थे के जलपात्र, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। यानी बिना हत्थे के जो जलपात्र हैं वो यहाँ से क्या हैं? प्राप्त हुए हैं। कैसे बिना हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए हैं? और ये जलपात्र है, देखिए जलपात्र इस तरह का भी होता है। देखिए इस तरह का भी जलपात्र होता है, इस तरह का और इस तरह का। अगर इसे हम इस तरह बना लेते हैं ये, और इसमें क्या है, एक हत्था हमने लगा लिया है। इस तरह का हत्थे वाला भी जलपात्र होता है, लेकिन यहाँ पे बिना हत्थे का, इसका मतलब इसमें क्या है, हत्था नहीं है। और बिना हत्थे वाले जलपात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिना हत्थे वाले जलपात्र प्राप्त होते थे, वो है ईरान की सभ्यता। तो आप लोगों को साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये ईरान की सभ्यता से इनका क्या है, रिश्ता था, लेना देना था। निश्चित रूप से ईरान के बर्तन यहाँ पर प्रयोग किए जाते थे। जो आहड़ है वो ईरानी संस्कृति के संबंध में जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। तो आगे देखिए, और बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से मिलने वाला है आपको। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए आहड़ जो सभ्यता, यहाँ से अनाज भंडार के 2 बड़े मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे अनाज भरने का काम होता था। उन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था। तो कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है, जैसे बृहद स्नानागार और अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक वैसे ही गोरे और कोठे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और ये अनाज भरने के एक मृद भांड थे, ये प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। तो इसलिए इसे गोरे व कोठे वाली सभ्यता, बड़े मृद भांडों की सभ्यता भी कहा जाता है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे कंसल्ट कर लेनी है, यहाँ पे जो अनाज पीसने की जो चक्की है वो प्राप्त हुई है, और वो भी पत्थर से निर्मित। कैसी? पत्थर से निर्मित चक्की प्राप्त हुई है। ये इसका अनूठी विशेषता है। कई बार पेपर में पूछा गया है इसको कि अनाज पीसने की जो पत्थर के बाटों की चक्की कहाँ से प्राप्त हुई है, पाटों की, तो वो हुई है आहड़ से। ये भी जानिए, बहुत ये अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से क्लियर होगा आपका। एक और बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है यहाँ से क्लियर होगा। देखिए आहड़ जो सभ्यता है उसका आर्थिक जीवन क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य और उद्योग। तो निश्चित रूप से आप ये समझ पाएंगे कि गोपीनाथ शर्मा ने इसे कृषि से परिचित बताया यहाँ के लोगों को, कि अकेला भी एक व्यक्ति गोपीनाथ शर्मा कहता है कि यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय नहीं था, इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। और जो पशुपालन इनके द्वारा किया जा रहा था, तो ये पशुपालन हो जाएगा। और पशुपालन में भी पशु को पालतू बनाते थे, कुत्ता को। किसको? कुत्ता एक पशु है, और कुत्ता को ये क्या है, पालतू पशु बनाते थे। और आपको ये पता भी होगा, मानव ने अपने दैनिक जीवन में सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया था, तो वो कुत्ता ही आता है। समझा आपने ऐसा? और इसके बाद देखिए, और यहाँ देखिए जो व्यापार से संबंधित अगर हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, तो व्यापार और या वाणिज्य प्रणाली यहाँ से मिलने के क्या प्रमाण हैं, तो यहाँ से नाप तोल के बांट मिले हैं। नाप तोल के क्या मिले हैं? बांट मिले हैं, जिनसे बढ़िया व्यापारी वस्तुएं तोला करते थे। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नाप तोल के बांट किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं आहड़ सभ्यता से। और उद्योग के संबंध में अगर इससे बात कर लेते हैं, तो यहाँ से तांबा उद्योग प्राप्त हुआ है, और तांबा गलाने की बड़ी बड़ी भट्टियाँ यहाँ प्राप्त हुई हैं। ये अवगत कराती हैं कि यहाँ पर तांबे के उद्योग चला करते थे। एक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि आहड़ से लकड़ी के छापे या ठापे प्राप्त हुए हैं, जो रंगाई छपाई का केंद्र माने जाते हैं। तो पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि आहड़ में
लकड़ी के छापे या ठापे प्राप्त हुए हैं। अब देख रहे हैं कि लकड़ी का एक ठापा होता है जिसे हम मार्केट जाते हैं तो अपना हाथ पे फूल पत्ती छपवा लाते हैं, इसे रंगाई, छपाई या मेहंदी लगाना कहते हैं। देखिए लकड़ी के छापों को अपनी राजस्थानी कल्चर भाषा में बतकाड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बतकाड़े। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ बतकाड़े एक शब्द, देखिए यहाँ लिख देता हूँ बतकाड़े। तो ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, बतकाड़े क्या है। तो बतकाड़े क्या है, देखिए यहाँ लिखा नहीं गया है तो यहाँ लिख देता हूँ बतकाड़े, यानी बतकाड़े कहा गया है। जो इसके ठापे हैं, इन ठापों को क्या कहा जाता है? लकड़ी के छापों को बतकाड़े कहा गया है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। रंगाई छपाई का केंद्र भी है ये। यहाँ तांबा उद्योग पाया गया क्योंकि तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। व्यापार या वाणिज्य के संबंध में नाप तोल के बांट प्राप्त हुए हैं और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जीवन कृषि से भी जुड़ा हुआ था। तो आप आगे देखिए एक बार थोड़ा, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पिछली बार कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आहड़ सभ्यता, कौन सभ्यता है? आहड़। तो यहाँ से 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तांबे की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3 मोहरें हैं। मतलब 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। और एक मुद्रा मतलब एक पार्ट, देखिए ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है एक सिक्के का, समझ रहे हैं? जो मुद्रा होती है उस मुद्रा का एक फ्रंट पार्ट और एक बैक पार्ट, दोनों हिस्से हैं, यानी सामने वाला और पीछे वाला। जो इसका सामने वाला जो पार्ट है उस पर ये त्रिशूल की आकृति छपी हुई है। इस तरह से मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, त्रिशूल की आकृति। तो ये क्या है? ये इसकी त्रिशूल की आकृति है, ये वाली। और इसके सेकंड जो पार्ट, जो पीछे वाला हिस्सा है, उसमें यूनानी देवता अपोलो, ये प्रश्न पूछा गया था पिछली परीक्षा में। अपोलो, देखिए ये, यानी यूनान का एक देवता है, उसका नाम है अपोलो। तो यहाँ से यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है और उस पर अपोलो एक देवता हैं यूनान के, उनका क्या है? नाम मिला। और जो इधर जो इस पर लिखा हुआ है ये थोड़ा अपठित है, पढ़ा नहीं गया है, बाकी ये यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ एक लेख है। तो निश्चित रूप से एक सिक्का के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा के संबंध में, ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। तो एक बार अगला देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है, कई बार आया हुआ है। यहाँ पर मिट्टी का बैल प्राप्त हुआ है, लेकिन वहाँ क्या क्या मिला था? तांबे का। वहाँ तांबे का बैल प्राप्त हुआ था, समझ रहे हैं क्या? कालीबंगा में। और यहाँ पे क्या? मिट्टी का बैल प्राप्त हुआ, जिसे बनासियल बुल कहा गया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बनासियल बुल कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो आहड़ सभ्यता से हुआ है, बनास संस्कृति से हुआ है। और एक आपको चीज़ समझनी है कि यहाँ उल्टी छपाई शैली से निर्मित लाल काले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। उल्टी छपाई आप लोग देख पाएंगे, जैसे घड़ों को जैसे जमा करके, और कुम्भकार जो होते हैं घड़ों को पकाते हैं, तो वो क्या है? उन्हें उल्टे रखते हैं। और इन्होंने क्या रखा था? उनको सीधा रखा था। क्या रखा था? सीधा। इसलिए उल्टी तपाई या छपाई, उल्टी तपाई शैली से निर्मित लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और आहड़ को लाल काले मृद भांडों की सभ्यता कहा जाता है। ये इससे किसी से छुपा नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और लाल काले मृद भांडों पर अलंकरण की जो विधि पाई गई है उसे कहा गया उकीर्ण विधि। क्या कहा गया है? ऊपर देखो, ऊपर चिपकाई विधि या उकीर्ण विधि भी इसे कहा जाता है। एक चीज़ आपको और समझना, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए। मिट्टी के बैल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसे बनासियल बुल कहा गया है, इसलिए यहाँ से टेराकोटा या मृण कला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि टेराकोटा या मृण कला के अवशिष्ट किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो मिले हैं आहड़ सभ्यता से। और आपको ये भी पता होगा कि टेराकोटा के लिए एक गांव है जो प्रसिद्ध है मिट्टी की मूर्तियों के लिए, वो है मोलेला गांव, राजसमंद। तो यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो इसके संबंध में अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके समझ में निश्चित रूप से आया होगा वीडियो। तो अभी अब देखिए आगे, देखिए समाधान। समाधान का मतलब ये अंत्येष्टि किस प्रकार करते थे, मृत्यु का जो कब्र में जो दफनाने की जो शैली थी वो क्या थी। तो जैसा ये चित्र बना हुआ है हुबहू, आप लोग देखना कि इसका जो उत्तर की ओर मुख था, किधर था? उत्तर की ओर इसका मुख था। और देखिए इस तरह से क्या है, इस तरह से इसे लिटाया जाता था, इस तरह से, देखिए इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। जो उत्तर की ओर है, कहाँ पर है? उत्तर की ओर जो है इसका सिर रहता था और पैर इसके दक्षिण की ओर रहते थे। और इसमें क्या है? आभूषण वगैरह इसमें रख दिए जाते थे। और पुनर्जन्म में ये लोग क्या करते थे? भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। और ये क्या है? मिट्टी से निर्मित आभूषण इनके लिए रखे जाते थे। कैसे आभूषण रखे जाते थे? मिट्टी से निर्मित। तो ये समाधान की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया आपको वहाँ भी देखने को मिली थी कालीबंगा सभ्यता में। वहाँ 3 प्रकार के समाधान पाए गए थे, आयताकार, गोलाकार और अंडाकार, वो मैंने आपको बताया था। और वहाँ पे भी समाधान की प्रक्रिया यही थी, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो आगे देखिए,
देखिए जो आहड़ है इसके बारे में और भी जानिए थोड़ा सा, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन के आया है, 2 बार पूछा हुआ प्रश्न, यहाँ से भी 2 बार पूछा गया है। जरा देखना एक बार, देखना क्या है कि जो मेवाड़ में गोहिल वंश की राजधानी यानी अस्थायी राजधानी रहा था, ये स्थायी नहीं रहा था, और ये अल्लट ने राजधानी बनाया था, ये भी आपको जानना होगा। और अल्लट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। और जो अल्लट है इसने यहाँ पर नौकरशाही का गठन भी किया था, ध्यान हो तो आपको। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन सब आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान देंगे। और ये सबसे प्राचीन, और ये भी आपको समझना कि जो आहड़ है, आहड़ में मेवाड़ वासियों की सबसे प्राचीन छतरी है, यानी आहड़ में मेवाड़ वासियों की सबसे प्राचीन छतरी है। और वो छतरी है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की। महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह, उसकी सबसे प्राचीन छतरी है। और आप एक बात ध्यान रखें, आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान कहा जाता है, शाही शमशान स्थल कहा जाता है, इसलिए इसे महासतिया कहा जाता है। मेवाड़ का महासतिया या मेवाड़ के महाराणाओं के कब्रगृह यानी शमशान होने के नाते इसे महासतिया कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महासतिया कहा जाता है आहड़ को, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए महासतियों का टीला कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ बाघ और भीलवाड़ा से। देखिए ये भी मैंने मेंशन किया है, यहाँ दिख रहा होगा नीचे, नीचे आके देखिए, तो महासतिया का टीला बाघ और भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। एक तो महासतिया का टीला है, एक महासतिया है, तो महासतिया कहा जाता है आहड़ को, और महासतिया का टीला प्राप्त हुआ है बाघ और भीलवाड़ा से। देखिए निश्चित रूप से जो ये वीडियो था अपना आप कंफर्म हो चुका है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के बाद में, आप टेलीग्राम के ज्वाइन करने के साथ में इस पूरी PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है GK बाई विनोद सर, जो अपना चैनल है वही अपना क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल का नाम है। और बाकी इस सभ्यता को पूरी तरह से लिखा गया है, जो उसमें ऊपर बताया गया था पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इसे लिखा गया है और लिख करके क्या है आपके सामने पेश किया गया है। तो निश्चित रूप से आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों हम बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिजिटल बोर्डों पर जो लोग पढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से उनसे ज़्यादा बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा कोर्स को संतुष्टिपूर्वक आपको कराएंगे और आपके सामने हमेशा प्रवेश रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम विदा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।